10 साल पुराने निजी स्कूलों को मान्यता के लिए नहीं करवाना होगा रिव्यू। डॉक्टर कुलभूषण शर्मा रिव्यू की तकनीकी पेचीदगी हुई खत्म। निजी स्कूल संचालकों में खुशी की लहर। निजी स्कूल संचालकों ने फेडरेशन के प्रधान डॉक्टर कुलभूषण शर्मा का जताया आभार। 10 साल पुराने निजी स्कूलों की स्थायी मान्यता रिव्यू की तकनीकी पेचीदगी खत्म हो गई है। इससे निजी स्कूल संचालकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। शनिवार को बड़ी संख्या में स्कूल संचालक कैंट में फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन और नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस के ऑफिस में एकत्र हुए। प्रधान डॉक्टर कुलभूषण शर्मा का आभार जताया है। इस दौरान सभी ने एक सुर में कहा कि डॉक्टर कुलभूषण शर्मा के नेतृत्व में हमारा संघर्ष रंग लाया। सरकार ने रिव्यू मामले में राहत प्रदान कर दी, जिससे हम निजी स्कूल संचालक रिव्यू प्रक्रिया की पेचीदगियों से बच गए हैं। रिव्यू मामले में फेडरेशन ने किया संघर्ष। शनिवार निसा ऑफिस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधान डॉक्टर कुलभूषण शर्मा ने बताया कि 10 साल पुराने निजी स्कूलों के स्थायी मान्यता रिव्यू मुद्दे के विरोध में फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन ने जबरदस्त संघर्ष किया है। इस संबंध में कई पत्र सरकार को लिखे, अधिकारियों से मिलकर उन्हें रिव्यू की पेचीदगियों से अवगत कराया। इसके अलावा फेडरेशन के नेतृत्व में 100 के करीब निजी स्कूल संचालकों ने हाई कोर्ट में रिट दायर की थी, जिस पर कोई ने स्टे दे दिया था। शिक्षा मंत्री से मिलकर समस्या से कराया अवगत। फेडरेशन के प्रधान डॉक्टर कुलभूषण शर्मा अपने करीब 200 साथियों के संग जून के अंतिम सप्ताह में शिक्षा मंत्री कंवरपाल से चंडीगढ़ स्थित उनके आवास पर मिले थे। इस दौरान उन्होंने 10 साल स्थायी मान्यता रिव्यू मुद्दे को उनके समक्ष रखा। इसे अव्यावहारिक बताया। प्रतिनिधिमंडल की तरफ से डॉ कुलभूषण शर्मा ने उन्होंने कहा कि सरकार के इस पत्र से हजारों निजी स्कूल संचालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उस दिन शिक्षा मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की बात को पूरी गंभीरता से सुना था और निदेशक शिक्षा को फोन कर इस मामले के संबंध में जारी पत्र को वापस लेने का निर्देश दिया था। अब हरियाणा सरकार ने निजी स्कूल संचालकों को राहत देते हुए पत्र जारी कर इस मामले को करीब खत्म कर दिया है। पत्र जारी होने पर निजी स्कूल संचालकों में हर्ष की लहर दौड़ गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरदार आज्ञापाल सिंह, विक्रांत अग्रवाल, प्रीतपाल सिंह, आशुतोष गौड़ शामिल रहे। निजी स्कूलों के हित के लिए फेडरेशन का संघर्ष रंग लाया। जब हमने शिक्षा मंत्री को तर्क के संग अपनी समस्या बताई तो वह तुरंत सहमत हो गए और उन्होंने उसी समय निदेशक शिक्षा को फोन कर स्थायी मान्यता रिव्यू मुद्दे पर जारी पत्र को खत्म करने का निर्देश दिया था। इसी मामले में सरकार ने पत्र जारी कर इस मामले को करीब खत्म कर दिया है। इसके लिए हम शिक्षा मंत्री और हरियाणा सरकार के आभारी हैं। डॉक्टर कुलभूषण शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस निसा, प्रदेश अध्यक्ष फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा। डिप्टी कमिश्नर भी उसके मेंबर्स थे। उसके बाद फाइल जो है निदेशालय जाती थी, वहां पर पूरा एक चैनल था डिप्टी डायरेक्टर्स का, असिस्टेंट डायरेक्टर्स का, डीलिंग का, सुपरिटेंडेंट का और फिर एडिशनल डायरेक्टर का, फिर डायरेक्टर का। इतने बड़े चैनल से हमने नियमों को पूर्ण करके मान्यता ली। अब उनको कहा जाए कि आप अंडरटेकिंग दें, ये बिल्कुल हमें अच्छा नहीं लग रहा है और ज्यादा संख्या में स्कूल इसी श्रेणी में आते हैं। तो हमारी सरकार से एक मांग है कि जो पहले हो रहा था उसको आप भूल जाएं। आप समानता के व्यवहार पे आए कि शिक्षा में समानता का व्यवहार आप जो है वो दिखाएं कि हम सबको समान समझते हैं। तो सभी को जिन्होंने परमानेंट मान्यता ले ली है, चाहे वो 2003 का है, चाहे 7 का है, चाहे 8 का है, चाहे 10 का स्कूल है, उन सभी स्कूलों को अंडरटेकिंग देने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। एक तरह का समान व्यवहार सरकार करे, ये हमारी एक मांग है जो आज हम उठाने जा रहे हैं आपके माध्यम से, ताकि शिक्षा मंत्री जी तक पहुंचे और माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे। क्योंकि 4 से 5 हजार स्कूल इस श्रेणी में आते हैं। तो अगर आप उनसे अंडरटेकिंग लेंगे तो ये समानता का व्यवहार नहीं होगा और वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस भी करेंगे, जबकि उन्होंने आपके नियम पूरे करके मान्यता ली हुई है। तो आज हमारी आपके माध्यम से ये मुख्य पहली मांग है कि इसको सरकार वापस दोबारा इस पत्र में संशोधन करे और सबके साथ समान व्यवहार करे। और इसके बाद और भी बहुत सारी मांगे हैं कि आज मुख्यमंत्री जी बड़ा हृदय खोल रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि किसी की कोई भी बात है हम तक पहुंचाई जाए, सरकार उसको जो है दूर करेगी। आप ये देखिए, बाढ़ में भी स्कूलों की बहुत सारी क्षति हुई है। कई स्कूलों में 3-3, 4-4 बार पानी भरा। कोविड के दौरान भी स्कूलों की क्षति हुई। प्लेज मनी की हमारी एक फाइल उनके पास पेंडिंग पड़ी और लास्ट स्टेज पे पड़ी। हम कह रहे हैं उसका भी तुरंत निपटान किया जाए। बाकी राज्यों
के समान हमने पूरा लिख कर दिया हुआ है। दिल्ली की प्लेज मनी कितनी है, हिमाचल की प्लेज मनी कितनी है, उत्तर प्रदेश की प्लेज मनी कितनी है, तेलंगाना की साउथ के भी लिख के दी है कि उसी के अनुसार प्लेज मनी भी की जाए, क्योंकि कई स्कूलों से 1-1 करोड़ से भी अधिक प्लेज मनी जो है सरकार ले चुकी है। तो ऐसे कोविड में जो नुकसान हुआ, बाढ़ में जो नुकसान हुआ, हम सरकार से कोई अपने लिए पैकेज नहीं मांगे। स्कूल वालों ने कभी अपने लिए पैकेज नहीं मांगे। स्कूल वालों ने मदद जरूर की होगी, लेकिन कभी हम पैकेज की आज भी मांग नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी प्लेज मनी कम करके जो हमने एक्सेस प्लेज मनी अपने ही पैसों से दी हुई है उसको सरकार वापस करे, ताकि वो अपने जो भी उनके नुकसान हुए हैं उसकी भरपाई कर सकें। और दूसरा, कोविड के दौरान 2 साल हमारी बसेस नहीं चली। दिल्ली एनसीआर के अनुसार बहुत सारे इलाके एनसीआर में लिए गए, जिसमें जींद भी एनसीआर में, जबकि आप समझ सकते हैं जींद में एनसीआर की क्या फैसिलिटी है। करनाल भी एनसीआर के अंदर आता है। ऐसे बहुत सारे और शहरों को एनसीआर के अंदर लिया गया। वहाँ बस की लाइफ 10 साल कर दी गई और बाकियों में 15 साल। 2 साल बसें हमारी बिल्कुल खड़ी रही। जब वो खड़ी रही तो उन्होंने रनिंग की ही नहीं, उनका इंजन चला ही नहीं, काम नहीं हुआ, तो उनकी लाइफ 2 साल की बढ़नी चाहिए, अन्यथा उनको भी एक आर्थिक बहुत बड़ा नुकसान होगा। और उसका बोझ किस पे पड़ेगा? प्रदेश के बच्चों पे। अगर उनको बसें खरीदनी पड़ेंगी तो फीसें बढ़ेंगी। फिर लोग कहते हैं प्राइवेट स्कूल फीस क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि सरकार कहीं पर उचित राहत नहीं दे रही। हम कह रहे हैं इसमें भी 2 साल की राहत सरकार प्रदान करे। और बीच में इनका पोर्टल सोसाइटी का भी बंद पड़ा है, जिससे लाखों रुपए प्राइवेट स्कूलों को जुर्माने पड़ रहे हैं। अब एक तरफ बच्चों ने फीस नहीं दी तो स्कूलों में कहा गया कि इनकी पढ़ाई आप बाधित ना करें, इनको एसएलसी भी दे दें, दूसरे स्कूलों में भी जाने दें, और स्कूल से लाखों रुपए फाइन लेने के लिए सरकार नहीं छोड़ रही। तो हमारा ये कहना है, पोर्टल बंद पड़ा है, कि इस तरह के फाइन जो है वो माफ़ किए जाए। हम कोई मदद नहीं चाह रहे कि जब हमने इतना कॉपरेट किया है तो सरकार भी कहीं कॉपरेट करे। इसी प्रकार 134 का भी बहुत मसला है। हमारा करोड़ों रुपए, जो मेरे ख्याल से इस समय 1000 करोड़ रुपए बन चुका हो, वो अभी तक हमारा पेंडिंग है। तो सरकार हमारा पैसा तो हमें दे ना, हम तो उससे कोई मदद नहीं मांग रहे। या सरकार ऐसे कह दे कि भाई 1000 करोड़ में 500 करोड़ हम दे देते हैं, 500 करोड़ हम सरकार की मदद कर देते हैं, लेकिन हमारे कुछ पैसे तो दे। तो 134 की पेंडिंग राशि भी हमारी दी जाए। ऐसे ही चिराग एक नीति जो है सरकार ने चलाई, जो मुख्यमंत्री के नाम से एक योजना है। उस योजना में ये कहा गया कि जो सरकारी स्कूल का बच्चा प्राइवेट स्कूल में आना चाहता है तो सरकार उसको 700 रुपये से लेके 1100 रुपये जो है पे करेगी। स्कूल संचालकों ने दाखिले कर लिए, पहले साल उनको बच्चे भी अलॉट हुए, पैसे भी मिल गए। अब उन्हीं स्कूलों ने अगले साल फिर बच्चे दाखिल कर लिए। अब उनको बच्चे अलॉट नहीं किए गए, उनके स्कूलों में बच्चे आ चुके हैं, उन पे बाद में वो शर्तें थोप दी गई जो पहले वो शर्तें थी ही नहीं। ये कहा गया कि अगर आपका फॉर्म 6 नहीं भरा तो आपको नहीं मिलेंगे। और फॉर्म 6 भरने और ना भरने का पहले क्या मतलब होता था? मान लो हमने फॉर्म 6 नहीं भरा तो हम फीस नहीं बढ़ा सकते। तो भाई अगर किसी ने फॉर्म 6 नहीं भरा, उसको पिछली फीस के अकॉर्डिंग आप जो है पेमेंट कर दो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये शर्तें दूसरी लगा दी गई, आपने रिव्यू नहीं कराया, रिन्यू नहीं कराया, अब ये शर्त हट गई। तो ऐसे जो है कम से कम 700-800 स्कूलों को चिराग के जिन्होंने बच्चे डाल दिए उनको अलॉट नहीं किए गए। तो ये मुख्यमंत्री के नाम की स्कीम फेल हो रही है। अब किसी प्रदेश में मुख्यमंत्री की ही स्कीम फेल हो जाए तो प्रदेश में बड़ा गलत मैसेज जाएगा कि मुख्यमंत्री के नाम से एक स्कीम चली और उसी को जो है अधिकारी उसमें बच्चे जो है अलॉट नहीं कर रहे और वो स्कीम जो है धरातल पे जो है पूरी तरह पिट रही है। तो ये भी एक गलत मैसेज जा रहा है। इसका भी तुरंत फैसला करके सारे स्कूलों को बच्चे अलॉट किए गए। तो ये हमारे सारे शिक्षा से जुड़े एक मुद्दे थे जो आज हम बताना चाह रहे हैं। और दूसरा हमारा एक मुद्दा था कि कल दिल्ली में एक ऑनरेरी डॉक्टरेट की एक ऑर्गेनाइजेशन ने, एक यूनिवर्सिटी ने एक प्रोग्राम किया जिसपे 33 लोगों को ऑनरेरी डॉक्टरेट से जो है सम्मानित किया गया, जिसमें हमारे अम्बाला से भी 2 व्यक्ति, डॉक्टर विक्रांत जी को डॉक्टरेट की उपाधि से उन्होंने अलंकृत किया और हमारे जलंधर सैनी जी, उनको भी डॉक्टरेट की उपाधि से अलंकृत किया। मेरे को तो सम्मान हमेशा मिलता ही रहता है, तो मुझे भारत द्वारा से सम्मानित उन्होंने किया। तो ये भी एक सूचना हम देना चाहते थे। ये भी एक अच्छी बात है कि लोगों को अगर पुरस्कृत किया जाता है, 33 पे इनका नाम पूरे इंडिया के लोगों में आया, तो ये भी हमारे अम्बाला के लिए गौरव की बात थी कि शिक्षा के क्षेत्र में इनके कामों को
उस पर अप्लाई किया था, उन्होंने सराहा और इनको जो है नामांकित उस पर किया। तो इसके लिए भी हम आज बधाई देने के लिए अपने साथियों को यहाँ इकट्ठे हुए थे। और आपको ये भी तो आप कैम्ब्रिज हो गए, ये भी तो ना कैम्ब्रिज का अभी हम पहले कैम्ब्रिज भी गए थे, तो कैम्ब्रिज से एक टाई अप किया कि कैसे स्कूल लीडर्स को ट्रेनिंग दी जाए। तो हम इस पर भी एक बहुत बड़ा काम करते हैं कि हमारा सिर्फ यही पर्पज़ नहीं रहता कि फ़ीस लेना पड़ना, हमारा है कि अगर अच्छी गुणवत्ता, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, तो गुणवत्ता के लिए स्कूल लीडर को और ट्रेनिंग की ज़रूरत है, टीचर्स को भी और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो हम स्कूल लीडर्स की ट्रेनिंग के लिए कैम्ब्रिज भी गए, जिसपे 7 दिन की ट्रेनिंग वहाँ पर हुई, जहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी पढ़े, जवाहरलाल नेहरू जी पढ़े, डॉक्टर अटोमिक भाभा जी पढ़े, जहांगीर होमी भाभा और अमर्त्य सेन पढ़े। वहाँ पर हॉस्टल पे रहकर जो है कैम्ब्रिज में उनको ट्रेनिंग दी गई। और अब एक नया और प्रोग्राम फिनलैंड के लिए भी वीसा फेडरेशन की तरफ से जा रहा है, जिसपे अम्बाला से काफ़ी लोग जा रहे हैं। जो फिनलैंड का मॉडल जो है वो एजुकेशन में बहुत अच्छा मॉडल कहा जाता है, तो उस मॉडल को भी स्टडी करने के लिए एक टीम नीसा और फेडरेशन की जो है वो 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक फिनलैंड भी जाने की योजना है, जिसमें अम्बाला से भी 7, 8, 10 लोगों के जाने की संभावना है। तो ये सारे मामलों को बताने के लिए आज हमने आप सबको बुलाया और आप आए, आपका बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद। 134 के तहत जो पेमेंट फंसी है सरकार के पास, जो आप कह रहे हो 1000 करोड़ समथिंग, तो वो कितने से कितने टाइम तक, आई मीन ईयर बताइए आप कब से कब तक की? ये 2014-15 से जो है स्कूलों की पेमेंट फंसी, और इसके पेमेंट फंसने के 2 कारण हैं। हम हाई कोर्ट में ये जीत गए थे कि जो 134 की पेमेंट होगी, वो जो सरकारी स्कूल पर एक बच्चे पे खर्च आता है वो, और जो स्कूल की फ़ीस है विच एवर इज़ लेस, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हर स्कूल की जो फ़ीस थी वो मिलनी थी। लेकिन इन्होंने 200, 400, 600 का जो आंकड़ा हमें दिया कुछ स्कूलों को, वो उससे 5-6 गुना का पैसा था। तो वो सरकार के अधिकारियों ने खुद माना कि अगर ये पेमेंट दी जाएगी तो 500 से 600 करोड़ बनते हैं, ये बहुत साल पहले। तो अगर उसमें ब्याज लगा दिया जाए और अगली पेमेंट भी जब उसमें हमने नहीं जोड़ी थी, तो 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। और सरकार इसको देने में कोताही बरत रही है, लेकिन फेडरेशन किसी भी कीमत पर ये पैसा छोड़ेगी नहीं। तो सर नहीं, हमने इस पे कंटेम्प्ट पे गए हुए हैं, हम इस पे कंटेम्प्ट पे गए हुए, कोर्ट के केस के नतीजों का इंतजार है। हमने कहीं पर भी अपनी कोताही नहीं बरती। हमारे इवन जो है बच्चे जो SLC लेकर इन्होंने ज़बरदस्ती एडमिट कर दिए थे, मैंने तब कहा था बच्चे चुरा कर एडमिट कर लिए, उसका भी हाई कोर्ट में केस है, कंटेम्प्ट में है। हमने किसी भी चीज़ में जो है सरकार को गैर कानूनी काम में हमने बख्शा नहीं है। कानूनी काम में हम सरकार के हमेशा सहयोगी हैं, क्योंकि हमें उसमें सहयोग देना हमारा फर्ज बनता है कि मिलकर वहाँ पर काम करें। वहाँ हम अपनी ड्यूटी से कभी भी हिले नहीं है। लेकिन अगर हमारे स्कूल संचालकों के राइट्स पे कहीं पर भी कुछ नुकसान होता है, तो वहाँ पर फेडरेशन किसी भी स्तर पर जाकर सरकार के खिलाफ लड़ती है और हाई कोर्ट में बैठती है। आपने कोरोना टाइम में स्पोर्ट्स फंड बात कराई, अब फिर दोबारा सरकार ने एक लेटर जारी करके दबाव डालने के लिए दोबारा से स्पोर्ट्स फंड दिया, पुराने पैसे दिए गए। भूषण जी, आपकी एक दाद देनी पड़ेगी। आपने प्रश्न बड़ा अच्छा पूछा कि स्पोर्ट्स फंड में 2 चीज़ों की कुरीतियाँ हैं। हम इसको स्टडी कर रहे हैं और अपने साथियों से मांग कर रहे हैं कि आप सहयोग करें, ताकि इस मामले को भी कोर्ट में अगर सरकार नहीं मानती है तो लिजाया जाए। 1 साल का जो स्पोर्ट्स फंड माफ़ हुआ था, वैसे तो 2 साल का होना चाहिए, 2 साल कोरोना का पीरियड चला। तीसरा, उसमें दिक्कत क्या है, अगर एक स्कूल से 5 बच्चे स्पोर्ट्स में जाते हैं और उस स्कूल के 1200 बच्चे हैं, तो वो कहते हैं 1200 से स्पोर्ट्स फंड लिया जाए। भाई 1195 तो खेले ही नहीं, तो उनसे किस चीज़ का स्पोर्ट्स फंड? अगर स्कूल में एक बच्चा साइंस में एडमिशन लेता है, तभी तो उससे लेबॉर्ट्री की फीस ली जाएगी ना। अगर वो साइंस में होगा, मेडिकल में होगा तो मेडिकल लैब के पैसे लिए जाएंगे, आर्ट्स वाले से थोड़ी लिए जाएंगे। अब ये तो कहते हैं कि बस अपने पास तो आने दो जी पैसा, हमारे पास तो जिस मर्जी तरीके से आए वो सब जायज है। जबकि सरकार का काम ये होता है कि गैर कानूनी काम खुद ना करे, ऐसे तरह के इम्प्रैक्टिकल काम ना करे। दूसरा, उस पर क्या किया गया है गुलशन जी, आप सबके भी बच्चे स्पोर्ट्स करते होंगे, कहते हैं अगर मेडिकल वाला बच्चा स्पोर्ट्स करेगा वो ज़्यादा स्पोर्ट्स फंड देगा, आर्ट्स वाला करेगा तो कम करेगा। भी ये तो मतलब ही समझ नहीं आया। भाई मेडिकल वाले से ज़्यादा स्पोर्ट्स फंड क्यों?
और आर्ट्स वाले से कम क्यों भाई? भाई अगर 11th या 12th का बच्चा है तो सबका इक्वल होना चाहिए ना, कि साइंस वाले का अलग, मेडिकल वाले का अलग, आर्ट्स वाले का अलग। आप भी समझेंगे कि ये सरकार, मेरे को लगता है कि ना शिक्षा मंत्री जी इस पे ध्यान दे रहे हैं। तो ध्यान देने की जरूरत है भाई। अगर एमएलओ की पेंशन लगती है तो एक जैसी लगती है ना, कि अगर किसी ने बीएससी की उसकी पेंशन ज्यादा है तो मुझे बता दो भाई, और आर्ट्स वाले की कम है तो बता दो। पहली बार जो एमएलए बढ़ेगा तो सारों को एक समान पेंशन मिलेगी, एक समान भत्ते मिलेंगे। यहाँ तो फिर करते कि बीएससी वाले की जो है वो पेंशन ज्यादा होगी, आर्ट्स वाले की कम होगी, दूसरा ऐसे वाले की इतनी पेंशन होगी। तो ये जो इस तरह के गलत कानून बने हुए हैं, सरकार को चेक करना चाहिए। नहीं कि राज करने के लिए सरकार नहीं होती, सरकार इन चीजों को चेक करने के लिए भी होती है कहाँ पर गलतियां हैं। और हमारी सरकार ने ये कहा था जो भी सले गड़े कानून होंगे उनको बदला जाएगा और खत्म किया जाएगा। तो मैं हरियाणा सरकार से पूछता हूँ कि आपने वो सले गड़े कानून कौन से आइडेंटिफाई किए? या आपने तो कुछ आइडेंटिफाई किया नहीं। अरे भाई, हम आपको सचेत कर रहे हैं, आप इन गलत कानूनों को बदले और उन्हीं बच्चों से स्पोर्ट्स फंड ले जो स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं। हर एक पे आप बोझ क्यों डालना चाहते हैं? एक तरफ तो आप 600 करोड़ के टैबलेट बांटना चाहते हैं, एक तरफ आप वर्दी और बस्ते बांटना चाहते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं बच्चों से जो प्राइवेट बजट स्कूलों में पढ़ते हैं, आप स्पोर्ट्स फंड के नाम पे वो खेल भी नहीं रहा और उससे पैसे लेकर क्या ये लूट नहीं है? पहले ये बताइए, ये तो फिर सरकारी लूट है। अभी आपने बताया कि 2 साल से करोड़ों में स्कूल की बचत हो गई, कोई चला नहीं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुछ ऐसे स्कूल थे जिन्होंने पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर डाल के पैसे मांगे हैं कि भाई हम सर्विस चार्जेस चाहिए, ये चाहिए, तो उसके बारे में देखो, उस समय ऑर्डर आ गए थे, किसी भी स्कूल ने नहीं दिए। ये सरकारी ऑर्डर आए थे और हमने उसको माना। जो तब आप लोग पूछते ना प्राइवेट स्कूल ने क्या किया, बस इसके पैसे नहीं लिए। और ये छोटी बात नहीं थी, ड्राइवर्स को पैसे देने पड़े, इंश्योरेंस के पैसे देने पड़े, उनकी मेंटेनेंस करनी पड़ी। आप घर में चाहे रहे या ना रहे, उसकी अगर आप 2 साल या साल के बाद आते हैं तो वाइट वॉश करनी पड़ेगी, सफाई रखनी पड़ेगी। मेंटेनेंस के खर्चे उसके थे जो स्कूल ने झेले, लेकिन पेरेंट्स से पैसे नहीं लिए। जिन स्कूलों ने लिए, देखो वो पेरेंट्स भी सुन ले, अगर किसी ने ऐसे लिए पेरेंट्स